जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो क्लास के अंदर हमने मौर्य राजवंश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से समझा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके साथ ही हमने ये जान लिया भी मौर्य वंश के पतन के बाद किस किस प्रकार के राजवंश है वो पूरे भारत में उदय हुए। और साथ में आप ये भी समझ चुके हो भी किस प्रकार सम्राट अशोक अपने काम की वजह से आज भी दुनिया में अपना नाम है वो कमाते हैं। लेकिन उनके बाद के जो राजवंश रहे हैं ना, उन्होंने अलग ही तरीके अपनाए, अपने आप को देवताओं के बराबर भी है वो मान लिया। सीधी सी बात ऐसे समझिए आप भी, उन्होंने अपने आप को पितर घोषित कर लिया था, या ऐसे मान ले भी भूमिया बना लिया था। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे देविक राजा से, यानी प्राचीन शासक खुद को देवी देवताओं के साथ जोड़ने लग गए थे। उनके किस प्रकार के प्रमाण हैं वो इतिहासकारों को मिले हैं, एक एक करके उनको जानते हैं और कहानी को शुरू करते हैं कुषाण शासकों से। और टाइम पीरियड की बात करें तो पहली शताब्दी बीसी से प्रथम शताब्दी एडी तक की बात, यानी 100 बीसी से लेकर 100 एडी तक के बीच की बात करें। इस टाइम कुषाण शासकों ने अपने आप को ऊंची स्थिति पर दिखाने के लिए क्या कर लिया, खुद को देवी देवताओं के साथ है वो जोड़ना स्टार्ट कर दिया। और इसका उपाय उनको शायद ब्राह्मणों ने अच्छे से बता दिया होगा भी किस प्रकार से आपको क्या करना है। तो इसके लिए उन्होंने मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो स्थापित करवा दी। और इसके सबूत भी मिले हैं। सबूत दो जगह से महत्वपूर्ण है। यहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास जगह है माट, एक तो वहां से मिले हैं, और दूसरा अफगानिस्तान से भी देवस्थान है जो मंदिर है, वहां पर भी इनके सबूत यानी मूर्तियां हैं वो मिली है। जिस प्रकार के राज धर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसके सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होते हैं। तो कुषाण शासकों ने अपने आप को देवताओं के तुल्य मानने की कोशिश की। इसके दो बड़े प्रमाण एक तो सिक्कों में दिखाई देता है, जैसे यहां एक सिक्का दिखाया है, एक तरफ उस टाइम के शासक कुषाण शासक जो कनिष्क है उसका चित्र लगाया गया है और बैक साइड में देवता का चित्र लगाया गया है। तो शायद उनके साथ तुलना की गई है भी यही आपके भगवान हैं। और दूसरी मूर्तियों से मिली है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी एक राजा की भव्य मूर्ति प्रतिमा है वो दिखाई देती है। सिक्के के दूसरी ओर अभी जो हमने बात की भी देवता का चित्र है। और ऐसे सिक्के भी कुषाणों को देवतुल्य बताने के लिए जारी किए। अब बात ये आती है भी ये कहानी उनको कहां से पता चली होगी, क्योंकि वो उधर मध्य एशिया से आए थे। तो वहां चीन के शासक है वो खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे, इसलिए कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र कहना स्टार्ट कर दिया। तो कुषाणों की ये अपने आप में एक उपाधि हो गई, देवपुत्र, देवता के पुत्र हैं भी, आप हमारी पूजा करें, हमें आपके लिए सब कुछ है। और ये मूर्तियां देखिए किस प्रकार की मिली है, बड़ी भव्य मूर्ति मिली है जिसमें तलवार हाथ में लिए दिखाया गया है। और ये इसकी वेशभूषा पर अगर गौर करें तो देखिए एक राजशाही पोशाक है वो इसकी पहनी हुई है। तो एक बात क्लियर होगी भी कुषाण शासकों ने अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए सिक्कों और मूर्तियों के माध्यम से अपने आप को देवपुत्र है वो कहला दिया। एक बात हो गई। अब बात करें भी ऐसे प्रमाण हमें दूसरी जगह कहां से मिले हैं, तो बात चौथी शताब्दी ईस्वी की करें, 400 एडी की अगर हम बात करें तो देविक राजा के विचारों में दूसरा जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है ना वो गुप्त काल के अंदर मिलता है। क्योंकि कुषाणों के बाद में आगे राज किसने किया, गुप्तों ने किया। इसकी जानकारी हमें साहित्य से भी मिलती है, सिक्कों से, अभिलेखों से। और राजा की प्रशंसा में जो लिखा जाता था उसको प्रशस्तियां कहते हैं। तो साहित्य, सिक्के, अभिलेख और प्रशस्तियों से गुप्त काल के बारे में भी हमें जानकारी है वो प्राप्त होती है भी। इन्होंने भी अपने आप को बड़े लेवल पर है वो प्रेजेंट किया था। समुद्रगुप्त के राजकवि हुए हरिसेन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और उसमें इसे परमात्मा पुरुष बताया था। किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखिए जो उनके राजकवि होते थे, ऐसा लग रहा है ना आपको भी, उनकी प्रशंसा में ही सब कुछ लिखते थे, शायद इसी बात को उनकी तनख्वाह है वो मिलती होगी। तो समुद्रगुप्त को परमात्मा पुरुष बताया। किसने बताया? उसके राजकवि हरिसेन ने। किसमें बताया? प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद प्रशस्ति जो इलाहाबाद अभिलेख है वो उसके ऊपर खुदा हुआ मिलता है। और गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने इसको संस्कृत के अंदर लिखा है। तो बहुत प्यारा प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख है, वो किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत के अंदर लिखा। किसके दरबार का कवि था? समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। इस प्रकार से जो एक सांची के अंदर अभिलेख भी मिला है, हम लास्ट चैप्टर के अंदर सांची के स्तूप है उनके बारे में जानेंगे जब हम इसी आरंभिक भारतीय इतिहास की जब धार्मिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां सांची का स्तूप मिला है, वहां पर भी खुदे हुए अभिलेख मिले हैं। सांची कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश के अंदर है, तो यहां से भी जानकारी है वो मिलती है। यहां आप देख पा रहे हो ये प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद जो अभिलेख है, यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर खुदा हुआ है, जिनको इतिहासकारों ने बांच लिया है भाई, पढ़ लिया है इसको, और उसी से हम बातें हैं वो बता रहे हैं आपको। तो एक शासक हो गया कुषाण, उसके बाद गुप्तों की बात आ गई। तीसरा लगे हाथ भी राजा बनने का एक तरीका और भी था, उस पर भी बात कर ले। चौथी शताब्दी के अंदर ही जब गुप्त साम्राज्य था तो कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं, और वो है जो सामंतों पर निर्भर थे। सामंत कौन होते थे? सामंत है वो थे जिनके पास अपनी खुद की सेना है वो होती थी, और किसी को जरूरत पड़ती थी तो वो उसको सैन्य सहायता है वो देते थे। एक तरीके से ये मानिए भी ये सेना नायक होते थे। और जैसे ही कोई शासक कमजोर हो जाता, इनको पता चल जाता भैया अब ये हमारे भरोसे ही है, और मौका मिलते ही चौका लगा देते थे और खुद राजा है वो बन जाते हैं। आपने इतिहास में से बहुत से पढ़े हैं भी फला राजा का था और अंतिम राजा को फला राम ने हरा दिया, वो कहीं ना कहीं उसका सामंत ही होता है, उसको उसकी कमजोरियों का पता होता है। तो सामंत है वो इस प्रकार से अपने जो राजा है वो इस प्रकार से बन जाते थे। तो ये हुई राजाओं के बारे में बात। अब बात करें हम आरंभिक इतिहास के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो वहां की किस प्रकार से रही। जो पहले ग्रामीण बस्तियां बसी, जो देहात बसा, उसमें किस प्रकार चेंजेज है वो आते गए। इस कड़ी में हम सबसे पहले जानेंगे जनता में राजा की छवि कैसी थी। जो ग्रामीण परिवेश था वहां पर राजा के बारे में वो क्या सोचते थे, इनके ऊपर बात करते हैं। और इन सब की जानकारी हमें मिलती है जातक और पंचतंत्र जैसी जो ग्रंथ है उनसे जानकारियां हैं वो मिलती है। और ये कहानियां मौखिक थी, कहीं स्टार्टिंग में लिखित में नहीं थी, ये आगे से आगे है वो मौखिक रूप से ही ट्रांसफर है वो होती थी, और जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया। और अब बात आपको यह भी ध्यान हो भी जिन जातक कथाओं की हम बात कर रहे हैं ये कब लिखी गई थी, तो पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंदर 1000 ईस्वी के अंदर है वो इसको लिखा गया था। और इसकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा के अंदर ये लिखी गई थी। अगर बात करें गणतिंदु जातक कथा की, ये एक डायग्राम से यहां बताया गया है, बुद्ध को बीच में दिखाया गया, उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें यहां बताई गई है। इसमें प्रजा के दुखों के बारे में भी व्याख्या की गई है भी किस प्रकार उस टाइम पीरियड के अंदर राजा जो होते थे उनके अधीन जो जनता होती थी वो किस प्रकार दुखी रहती थी। इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। इन कथाओं से पता चलता है भी राजा और प्रजा के बीच, विशेषकर जो ग्रामीण प्रजा थी उनके बीच के जो संबंध थे वो बहुत ही तनावपूर्ण थे, ठनी रहती थी दोनों के अंदर। इसका प्रमुख कारण ये है भी राजा है वो अपना खजाना भरना चाहता था, क्योंकि राज्य चलाने के लिए धन चाहिए। तो खजाना भरने के लिए क्या करता था, वो जनता के ऊपर, ग्रामीण जनता के ऊपर टैक्स लगा देता था, जिससे वहां खेती करने वाले जो लोग थे
वो नाराज हो जाते हैं। आज भी यही है, जब भी टैक्स बढ़ता है तो प्रॉब्लम आती है किसानों के लिए, तो किसान नाराज हो जाते थे और इस संकट से बचने के लिए किसान जंगल की ओर भाग जाते थे, क्योंकि राजा तंग करता था अगर टैक्स नहीं देते थे। तो वही बात थी, या तो वो नाराज होकर भाग जाते थे, या फिर एक सोर्स वो ये भी अपनाते थे भी इन बढ़ती करों की मांग को पूरा करने के लिए किसान दूसरा प्रयास ये करता भी कैसे भी करके इनकम है, उपज है, फसल उत्पादन है, वो बढ़ाया जाए, और इसके कई तरीके हैं वो ढूंढते थे। तो क्लियर हो गया भी उस टाइम जो जातक कथाएं, पंचतंत्र कथाएं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है भी राजा और प्रजा के बीच की जो संबंध थे वो तनावपूर्ण थे, क्योंकि राजा धन इकट्ठा करने के लिए टैक्स लगाता था और टैक्स की वजह से किसान है वो अपनी जगह छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे, और उन्हीं में से कुछ किसान है वो अपनी उपज बढ़ाने के नए नए तरीके हैं वो ढूंढते हैं। और एक बात हमने कही भी, जातक कथाएं किस टाइम की है, तो 1000 AD के आसपास की हम बात करते हैं, और गण तिंदु जातक कथा है, उसके अंदर दुखों के बारे में, राजा से दुखी जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें साथ में अगर आपको आवश्यकता है तो। अब बात करें भी, हमने बात की ना भी खेती बढ़ाने के तरीके ढूंढते थे, तो वो तरीके क्या हैं? एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है भी, उपज बढ़ाने के तरीके बताइए। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है भी, हम ये जो कहानियां सी पढ़ते रहते हैं एग्जाम में किस प्रकार से ये चीजें प्रस्तुत होती है प्रश्न के रूप में। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं 600 BC से 600 AD की बात, और इसको हम कहते हैं आरंभिक भारतीय इतिहास। बस इसी बात को प्रश्न बना दिया जाता है भी, आरंभिक भारतीय इतिहास में उपज बढ़ाने के कौन से तरीके हैं वो अपनाए गए। तो ऐसी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप बस बातें समझिए, क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर होते चलेंगे। एक तो उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने हल का प्रयोग किया, ताकि खेत की जुताई तो ढंग से हो, जुताई ढंग से होगी तो प्रोडक्शन भी कुछ अच्छा होगा। दूसरा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे की फाल वाले हलों से खेती है वो की जाने लगी। विशेषकर गंगा और कावेरी नदी घाटी जो एरिया था वहां लोहे के बने हुए हलों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे आज के टाइम में हम खेती के अंदर करते हैं। आजकल तो बहुत मशीनी युग आ गया, बहुत प्रकार के जो लोहे के बने हुए जो यंत्र हैं वो किसानों के पास उपलब्ध है। तो लोहे की फाल वाले हलों से खेती की जाने लगी नदी घाटी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वही है मैदानी क्षेत्र है और थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको पोली करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। और गंगा घाटी क्षेत्र में क्योंकि पानी खूब था तो इसलिए धान की खेती है भी वहां होने लगी। धान यानी चावल की बात कर रहे हैं, और आपको पता है चावल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो सोचिए उस टाइम चावल की खेती है वो प्रारंभ थी वहां भी। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया जाता था। अब हल का प्रयोग तो वहां होता नहीं था, वही है हार्ड जोन होता है वहां पर, तो कुदाल जिसको हम हमारी साइड में बोलते हैं सब्बल, तो सब्बल से उसको आगे का हिस्सा थोड़ा तीखा होता है और लोहे का बना होता है और उससे उसकी खुदाई है वो की जाती है। और इसके साथ साथ कुओं, तालाबों और नहरों से भी सिंचाई है वो की जाने लगी थी, यानी जल संग्रहण का काम भी कर लिया जाता था ताकि पूरे वर्ष भर है वो खेतों को पानी है वो मिलता रहे। राजा या जो भी प्रभावशाली लोग होते थे, यानी ऐसे मान लीजिए भी गांव के अंदर जो धनी लोग थे जिनके राजा से रिलेशन भी अच्छे होते थे, इन्हें सिंचाई के साधनों का ये निर्माण करवा देते थे। और उन्होंने अपने कामों का उल्लेख भी अभिलेखों के अंदर करवाया है भी, हमने कौन कौन से काम हैं वो किए हैं। आप चाहें तो अतिरिक्त जानकारी के रूप में साइडों में कुछ चीजें लिखी होती है, इस प्रकार के प्रश्नों में हम उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये नहीं है भी अगर आप नहीं करोगे तो कोई मार्क्स कटते हैं, या ऐसा कोई नहीं है। तो उपज बढ़ाने के ये 5 तरीके होंगे। हल या लोहे के फाल वाले हल, धान की रोपाई कर ली, कुदाल का प्रयोग करने लगे, और सिंचाई के लिए जो कुएं, तालाब और नहरों के पानी का इस्तेमाल करते हैं। और इनकी जानकारी कहाँ से मिल जाती है? अभिलेखों से मिल जाती है भी। इसी से जुड़ा हुआ, इसी मैटर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जिक्र है गुजरात के अंदर जो सुदर्शन झील है। अब सबसे बड़ी बात, आपने मानचित्र पे एक जगह देखी है ना, गिरनार, गुजरात के अंदर। वापिस गौर कीजिएगा उस मैप के ऊपर, गिरनार एक जगह है जो गुजरात में है, वहां पर बनी है सुदर्शन झील।
और ये जो सुदर्शन झील है एक कृत्रिम तालाब है और इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। यहाँ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर और इस अभिलेख को जो शक शासक था रुद्रदमन उसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। ध्यान रखिए, सुदर्शन झील के पास एक जो पाषाण एक पत्थर लगा हुआ है जिसके ऊपर जो लिखा है उसमें किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? शक शासक रुद्रदमन का उल्लेख किया गया है और उसमें यह भी बताया गया है भी जल द्वार और तटबंधों वाली इस झील का जो निर्माण है वो मौर्य काल के अंदर एक राज्यपाल ने किया था जिसका नाम था, यानी एक व्यापारी ने किया था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। उपलब्धियां किसकी लिखी हुई है? रुद्रदमन की। बनाया किसने था? मौर्य काल के दौरान ही एक व्यापारी पुष्यगुप्त ने उसको बनाया था। बाद में काफी भीषण के वहां तूफान आया होगा, उससे वो जो झील है वो टूट गई थी और उसका बाद में जो पुनर्निर्माण यानी मरम्मत का जो काम करवाया था वो इसी रुद्रदमन ने करवाया था, मरम्मत करवा दी थी। और आगे चलकर इसी पाषाण खंड में एक और अभिलेख मिलता है जो लगभग 5वीं सदी का है जिसमें यह कहा गया है भी एक गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार उसने भी उस झील का जो मरम्मत का काम है वो करवाया है और वो गुप्त वंश है, राजा है स्कंदगुप्त। तो ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील से जुड़े हुए 3 बातें आती है। कृत्रिम तालाब है, सिंचाई के लिए पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा उस टाइम। तो इसको बनाया किसने? एक मौर्य काल के दौरान पुष्यगुप्त ने इसको बनाया था। बाद में ये तूफान से टूट गया। रुद्रदमन ने इसकी जो मरम्मत है वो करवाई। रुद्रदमन ने मरम्मत करवाई और अपनी उपलब्धियों को भी वहां पर पत्थर पर लिखवा कर बता दिया, भैया कल को अगर ये पढ़ेंगे इंडिया वाले तो उनको पता चल जाए भी मैंने भी कुछ करवाया था। और ये भी कहा जाता है वहां कुछ अभिलेख जो पत्थर मिले हैं उनके ऊपर गुप्त वंश के एक शासक स्कंदगुप्त का जिक्र भी आता है। तो इसका मतलब शायद उन्होंने भी बाद में उस सुदर्शन झील की मरम्मत का काम है वो करवाया होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ सिंचाई के संबंध में भी ये अतिरिक्त स्रोत के रूप में जानकारी यहाँ उपलब्ध है। चलिए, खेती तो हमने बढ़ा ली। अब खेती से प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिर ग्रामीण समाज के अंदर भी चेंज आता है। कुछ लोग जो उपज बढ़ाने के तरीके अच्छे से जान लेते हैं उनकी इनकम तो बढ़ती जाती है और जो ऐसा नहीं कर पाते, पारंपरिक तरीके पर ही रहते हैं, सीधी सी बात है, वो नीचे आते जाते हैं। जैसे आज भी यही है, जो साइंटिफिक अप्रोच रखता है उनकी जो आज भी एग्रीकल्चर के अंदर वो खूब पैसा कमा रहे हैं और धनी हो रहे हैं और फिर अलग अलग जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम उस टाइम रहा होगा। ग्रामीण समाज में भी हमें विभिन्नताएं, चेंज है वो देखने को मिलता है। यही है भी, खेती के नई तकनीकों से उपज तो बढ़ गई लेकिन जो लाभ है वो सबको समान नहीं मिला। समान कहां से मिले? जो उस चीज को सही तरीके से यूज करें। और इस बात के प्रमाण मिले हैं भी खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था। अब जानकारियों के सोर्सेस की बात करें तो जो बौद्ध कथाएं हैं उस टाइम की, उसके अंदर भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों और बड़े जिम्मेदारों का उल्लेख मिलता है। भी कुछ ऐसे थे जिनके पास जमीन नहीं थी, कुछ के पास थोड़ी बहुत थी और कुछ के पास बहुत ज्यादा थी। तो यहां इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है भी, वहां ग्रामीण समाज के अंदर विभिन्नता थी क्योंकि जमीन कम ज्यादा थी। और पाली भाषा के अंदर बात करें तो पाली भाषा में छोटे किसानों और जो छोटे जमींदार होते थे उनके लिए गृहपति शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी वो उस घर का मुखिया। गृहपति का मतलब होता है घर का मुखिया। तो ध्यान दीजिए, पाली भाषा के अंदर छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है? उस टाइम गृहपति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं जो बड़े जमींदार हैं या जो ग्राम प्रधान हैं उनके पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा पैसा था, ज्यादा जमीन थी और वो किसानों पर कंट्रोल करते थे, जो प्रधान की हैसियत से वहां काम करते थे और वो वंशानुगत भी होते थे। पीढ़ी से पीढ़ी, आगे से आगे उस गांव का मुखिया बने रहते थे प्रधान। तो गृहपति अपने खेतों में लगे रहते और जो ग्राम प्रधान होते थे, जो जिनका पद है वो वंशानुगत होता था, वो सारे गांव की व्यवस्था संभालते थे, किसानों पर कंट्रोल रखते थे। शायद जरूरत पड़ने पर पैसे भी देते होंगे, ब्याज भी लेते होंगे भी शायद। अब बात करें तमिल संगम साहित्य की।
तमिल भाषा में लिखे हुए जो ग्रंथ यानी संगम साहित्य जिसको कहते हैं, संगम काल की यानी साउथ इंडिया की जब बात आती है, उसमें भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है। जैसे ये उत्तर भारत के अंदर मिल रहा है ये सिस्टम, वैसा ही सिस्टम दक्षिणी भारत, दक्कन का जो क्षेत्र है वहां पर भी देखने को मिलता है। उसमें देखा गया भी अलग अलग नाम मिलते हैं। वेलार यानी बड़े जमींदार, तो बड़े जमींदारों के लिए कौन सा शब्द मिलता है? वेलार मिलता है। हलवाहा या उलवर और दास या अणिमई ये भूमिहीन मजदूर होते हैं, दास या अणिमई, और हलवाहा या उलवर है ये छोटे जमींदार हो गए। तो वेलार, हलवाहा या उलवर, दास या अणिमई, इन शब्दों का उल्लेख हमें तमिल साहित्य से मिलता है। तो इसका मतलब उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के अंदर भी किसानों के अंदर विभिन्नताएं थी, छोटे बड़े थे भाई। और यह भी संभव हो सकता है कि इन विभिन्नताओं का आधार भूमि का स्वामित्व यानी उन कितनी जमीन के वो मालिक हैं और श्रम और नई तकनीक का उपयोग रहा हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का जो स्वामित्व है यानी मालिकाना हक जो होता है वो महत्वपूर्ण हो गया था। और इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है? विधि ग्रंथों से मिलती है। भी जमीन कितनी किसके पास है और जमीन का हिसाब कैसे रखा जाता होगा उस टाइम भी, ये जमीन यहां तक इसकी है और उसके बाद में यहां से आगे दूसरों की स्टार्ट हो जाती है, इसकी जानकारी विधि ग्रंथों से मिलती है। तो एक बार हम हमारे पहले विधि ग्रंथ है उसकी भी बात कर लें, जो कौन सा है? मनुस्मृति। नाम सुना है सबने? मनुस्मृति है वो भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, आरंभिक स्टार्टिंग का विधि ग्रंथ, जिसमें सारे नियम कायदे बताए गए हैं मनुस्मृति के अंदर। और ये मनुस्मृति है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा, आगे की क्लासेस के अंदर भी इसका उल्लेख आएगा, तो हम यही थोड़ा सा टाइम के ऊपर गौर कर लें। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी एडी यानी 200 बीसी से 200 एडी का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ये मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई। और इसमें सीमा को डिसाइड करने का यानी खेत की बाउंड्री को डिसाइड करने का तरीका बताया था। और ये तरीका बताया था कि जमीन में कुछ गहराई के अंदर है वो पत्थर रोप देना चाहिए, यानी कोई ऐसी हार्ड चीज भी जब कभी विवाद की स्थिति में हो तो अंदाजन वहां पर उस जगह की खुदाई कर लें और पता चल जाए भी वहां पर वो पत्थर है या नहीं। आपको पता होगा आज जैसे राजस्थान की बात करूं तो आज ये सिस्टम है, पत्थर लाइन बोलते हैं। भूमि की पैमाइश करने के लिए जब पटवारी आता है तो हर एक मुरबे के ऊपर यानी 25 बीघा के ऊपर ये पत्थर हैं वो गाड़े हुए हैं, उसी हिसाब से वो पैमाइश है वो की जाती है। और ऐसी बातें हमें मनुस्मृति के अंदर भी देखने को मिलती है। अब एक अतिरिक्त जानकारी और है अपने पास, उसके ऊपर चर्चा कर लें। चर्चा रहने से वो दिमाग में सेट हो जाती है चीजें। एक छोटे से गांव का परिचय इस कहानी से जुड़ा हुआ है और हम बात कर रहे हैं एक पुस्तक हर्षचरित की जो संस्कृत के अंदर लिखी गई है। और ये इसके अंदर कन्नौज का जो राजा रहा है हर्षवर्धन, उसके जीवन पर आधारित है। तो हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था, उसके जीवन पर आधारित है और उसी के नाम पर इसका नाम हर्षचरित है वो रखा गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कल को आप सीओटी का पेपर देते हैं तो वहां ये काम आ सकती है। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। किसका उल्लेख है? कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी का इसमें उल्लेख है। और बाणभट्ट है वो उसी हर्षवर्धन का राजकवि है वो रहा था। और इसमें भी एक बस्ती का जीवन परिचय इसमें दिया गया है। भी उपजाऊ भूमि है उसको कई छोटे छोटे भागों में आपस में बांट दिया जाता था। वो कुदाल का प्रयोग करते थे क्योंकि घास से भरी भूमि पर हल चलाना मुश्किल होता था। पर्वतीय क्षेत्रों में हमने अभी किया था ना, भी उपज बढ़ाने के लिए कुदाल का उपयोग करते थे। तो इसी जानकारी हमें हर्षचरित जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उससे भी हमें मिलती है। तो इस प्रकार के उदाहरण आप वहां पर भी ऐड है वो कर सकते हो। बहुत अच्छी जानकारियां हैं इतिहास को अच्छे से समझने की। चलिएगा, जमीन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आ गई। फिर हमने ये जान लिया भी जमीन के डिफरेंस और उपज के आधार पर छोटे बड़े जमींदार बन गए। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष उस टाइम का और जान लें और वो है
भूमि दान यानी जमीन का दान है, वो भी उस टाइम होता था। जैसे आज कोई चंदा देता है, दान देता है पैसों के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई जो जिसका सामर्थ्य होता है उसी हिसाब से, तो भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो यहां अब हम भूमि दान के स्रोत और उनके क्या प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में जानेंगे, और ऐसी जानकारी हमें उस टाइम के जो ताम्र पत्र मिले हैं उनसे हमें जानकारी है वो मिल जाती है। तो जाने अच्छे से भी क्या सिस्टम रहा होगा। तो ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। 1 AD से ही ये काम स्टार्ट हो जाता है। भूमि दान के जो अभिलेख मिले हैं, जो स्तंभ हमें मिले हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ, वो या तो पत्थरों के ऊपर या इन ताम्र पत्रों के ऊपर लिखे गए हैं, और ज्यादातर ये जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा के अंदर मिले हैं। और ताम्र पत्र है वो भूमि दान पाने वाले लोगों को सबूत के रूप में भी दिया जाता था। ये ताम्र पत्र किन को दिया जाता था? जिसको भूमि दी जाती थी। सीधी सी बात है, एक रजिस्ट्री का पत्र दिया जाता था, भाई साहब अब ये जमीन आपकी हो गई, तो लोगों को सबूत के रूप में भी ये उस भूमि का मालिक हो गया, ताम्र पत्र दिया जाता था। भूमि दान ज्यादातर जो देखने को मिला है वो धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को ही दिए गए हैं। अब ये भी देखिए, ज्यादा भूमि दान किन को मिला? ब्राह्मणों को। यही शिक्षित थे, यही शायद उस टाइम अपना हिसाब से उन चीजों को सेट कर लिया। धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं की बात करें तो भूमि का अधिकार नहीं था। लीजिए एक बड़ी अलग बात, का भूमि दान आदमियों को मिलेगा, और उसमें भी किन को प्राथमिकता रहती थी? ब्राह्मणों को प्राथमिकता रहती थी, या मंदिर बनवाने के लिए जगह देना, इन चीजों की प्राथमिकता रहती थी। लुगाइयों को भूमि दान का यानी भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक अपवाद भी हमें दुनिया में इसका देखने को मिल रहा है। उस टाइम का भी एक नाम आता है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त, पहले कौन है प्रभावती गुप्त उसकी बात कर ले। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी, और इसकी शादी की गई थी दक्कन के वाकाटक परिवार में। तो ये भी एक प्यारी बात है। भी प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इसका ससुराल कहां था? वाकाटक परिवार में था। दक्कन के अंदर आपको पता है सातवाहन जहां थे वहीं उनके आसपास है फिर वाकाटक है जो वंश, उसकी स्थापना हुई थी, जिक्र कर चुके हैं। तो एक प्रभावती गुप्त है, उसका उल्लेख मिलता है भी वो भूमि की स्वामी थी। लुगाई होते हुए भी उसको भूमि प्राप्त थी। उसने भूमि दान भी किया। देखिए इसने खुद मालिक भी थी और इसने भी भूमि दान किया। ये एक इकलौता उदाहरण है आरंभिक इतिहास का। इसका कारण शायद ये हो सकता है भी वो एक रानी थी। अब इतिहासकार ये आइडिया लगाते हैं भी यार ये कैसे फायदेमंद रह गई, तो कह भाई ये रानी थी और उसके पास शायद कुछ ज्यादा अधिकार रहे होंगे, इस वजह से इसको भी जमीन मिली हुई थी, यानी रानी थी भाई तो जमीन की मालिक तो थी, यानी भूमि दान का अधिकार है वो इसके पास भी रहा। इसने भी लोगों को भूमि दान है वो किया है। तो भूमि दान के स्रोत है उनके बारे में अपनी बात होगी भी किस प्रकार से पता चलता है भी भूमि दान हुआ। और हमने ये कहा भी ब्राह्मणों को ज्यादा मिलती थी। उसके बारे में अगर बात करें तो जो ब्राह्मणों को दान में जो भूमि मिलती थी जिन लोगों को, वो अग्रहार था। वो भाग अग्रहार जमीन के उस भाग को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। तो ये स्पेशलाइजेशन था, इनको प्राथमिकता रहती थी। ब्राह्मणों से भूमि कर या किसी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लिया जाता था। लो इनको ये सुविधा भी थी, इनसे कोई टैक्स नहीं लेगा, बल्कि ये क्या करते थे ब्राह्मण, ये वहां के लोकल लोगों से टैक्स है वो ये लेते थे। देखिए बड़ी भूमि दान से भूमि प्राप्त कर ली और वो टुकड़ा अग्रहार कहलाता था। इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन ये किसानों से, दूसरे किसानों से है वो टैक्स लेते थे कि भैया जमीन दिलवाई है मैंने, टैक्स तो बनता है। अब बात आती है इस भूमि दान को लेकर जो क्षेत्रीय है समानता, क्या सबको समान भूमि दान मिलता था? अब तक आप ये समझ भी गए होंगे भी ये सबको समानता है वो नहीं देखने को मिली है। विभिन्न क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि का अंतर पाया जाता है। कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में यानी थोड़ी थोड़ी जमीन दान के रूप में दी गई है, और कहीं पर बड़े जो खंड है जमीन के वो दान में दिए गए हैं। तो ये विभिन्नता भी देखने को मिलती है। और भूमि दान पाने वाले लोगों के अधिकारों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा
भाई ब्राह्मण लोग हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि दूसरों को टैक्स देना पड़ता था। तो ये डिफरेंस भी, तो भूमिदान के अंदर भी देखिए भेदभाव था भी, और शायद ये भेदभाव सदियों से चला आ रहा है। भूमिदान के अब कारण और प्रभाव इतिहासकारों के क्या मत है उसके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमिदान नए क्षेत्रों में कृषि के विस्तार की एक नीति थी। एक तो राजा ये सोचते थे भूमिदान करो और उसके ऊपर किसान हैं वो खेती करेंगे, जिससे राज्य को टैक्स मिलेगा, बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा दे देगा वो। और जब किसी राजा का अपने सामंतों के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, जब राजा को डर लगने लग जाता भी ये सामंत है ना गड़बड़ कर सकता है, तो वो सामंत को राजी करने के लिए उसको भी भूमिदान है वो कर देता था भी ठीक है ये मेरे साथ रहे। आप सोचते रहिएगा आज भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा कोई प्रभावशाली हो जाता है लोग उसके पास लग जाते हैं, या किसी को लगता है भी ये भविष्य में मुझे कोई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लाभ पहुंचा सकता है, तो उसको खुश करने के लिए उसकी बड़ाई करने में लग जाते हैं। तो ये हथकंडे हमेशा ही अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है क्या इनसे शांति मिलती है, क्या आनंद की प्राप्ति होती है। जो जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करना चाहता है वो इन चीजों से शायद दूर रहता है। पर यहाँ काहे की शांति है, ये तो लड़ते ही रहे हैं, और ऐसा ही आज होता है जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए गोलियां तक चल जाती है, और जब आप ही नहीं रहोगे तो फिर उस जमीन का क्या। सोचने की भी जरूरत है। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, शायद हम इन चीजों से सबक लें। दुख तब होता है जब हम इनको सिर्फ प्रश्न उत्तरों के हिसाब से ही पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दो सर कौन सा आएगा, बस उसको घोट लेते हैं। आप नहीं बताओगे कहीं और से पूछ लेते हैं, और नहीं तो कोई ना कोई पासबुक ले आते हैं, बस प्रश्न उत्तर पढ़ लें। इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, इसलिए फिर जीवन में कई बार धोखे खाने पड़ते हैं। तो सबक भी लीजिएगा साथ में। कुछ राजा भूमिदान देकर अपनी शान और शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं मैं कितना धनी हूं, पावर दिखाना चाहते हैं। आज भी करते हैं लोग अपनी, कई लोग तो देखिए दान वो होता है जो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी श्रद्धा से दिया जाता है, कई थोड़ा आडंबर ज्यादा करते हैं, थोड़ा दिखाने के लिए लोगों को। भूमिदान से राज्य और किसानों के बीच संबंध की झलक में मिलती है। ठीक है, इसका मतलब प्रजा को खुश रखने का भी ये बढ़िया तरीका था। परंतु कुछ लोग ऐसे भी है जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण है वो नहीं था। जैसे इसमें पशुपालक हो गए, संग्राहक जो इधर उधर जंगलों से चीजें इकट्ठी करके लाते थे, जो शिकारी हैं, मछुआरे हैं, शिल्पकार हैं, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले, जो स्थानांतरित कृषि आप जिसको बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं करने वाले लोग हैं, वो शामिल थे, जिनके ऊपर शायद कोई अधिकार नहीं रहा होगा। तो भूमिदान के क्यों किया जाता था और उसके क्या प्रभाव रहे उनके बारे में हम जानकारी है वो यहां पढ़ रहे हैं। अब बात करें नए संभ्रांत ग्रामीणों का उदय। अब एक शब्द मिल रहा है संभ्रांत। संभ्रांत थोड़ा सा कलिष्ठ शब्द सा लगता है। संभ्रांत का मतलब क्या? देखिए गांव के अंदर सारे एक जैसे नहीं है। जिनके पास थोड़ा सा कुछ इनकम आ जाती है वो थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा लेता है, बस वही है जिनका लिविंग स्टैंडर्ड, यानी थोड़े से अपने ही समाज के अंदर थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, थोड़े सभ्य हो जाते हैं, वो संभ्रांत ग्रामीण। तो सीधी सी बात है, उपज बढ़ रही है, सरकार को टैक्स मिल रहा है राज्य को, और उसके खुद का भी उत्थान हो रहा है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस भी आ जाता है। तो अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का पता चलता है, इसमें ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग शामिल हो गए। ये राजाओं या उनके प्रतिनिधियों को वस्तुओं प्रदान करते थे, गिफ्ट उपहार वगैरह भी देते थे भी उनको, और इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन भी करना होता था। जो बड़ा जमींदार होता था उसकी आज्ञा की पालना करते थे, और अपना भुगतान है वो उसको देना पड़ता था, फिर वहां से वो राजा तक है वो पहुंचा दिया जाता था। तो इस प्रकार से अब हम ये जान गए हैं ना आरंभिक इतिहास के अंदर किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो रही, और साथ में ये भी जान लिया आज अपनों ने भी वहां जो राजा किस प्रकार अपने आप को अशोक की तरह बड़ा दिखाने के लिए कौन कौन से सिक्के चलाकर, मूर्तियां बनाकर, मंदिर बनाकर हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की, उनके बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया। उम्मीद करता हूं आनंद आया होगा और चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब एक प्रश्न हो जाए आपके, प्रभावती गुप्त का नाम आपने आज की इस वीडियो क्लास के अंदर सुना,
उस पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। प्रभावती गुप्त का ससुराल किस राजवंश में था और वो खुद किस वंश की थी? इस प्रश्न का जवाब कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा और आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। गांवों से आगे बढ़ते हैं और शहरों के बारे में बात करेंगे, शहरी सिस्टम क्या रहा, और फिर बात करेंगे पुरातत्वविद जो है उन्होंने किस प्रकार से यहाँ के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध करवाई। उनके संघर्ष को भी जानना जरूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।